हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोकेशिया फिर से एक बार लेकर आया हूं आपके पास में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर की सीरीज में। क्लियर है, लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके अंदर अब तक हमने 2 ऑब्जर्वेशंस को स्टडी किया था, जिसमें पहला ऑब्जर्वेशन था हमारा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट और सेकंड ऑब्जर्वेशन था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, तो हमने पोटेंशियल के बारे में जाना और पोटेंशियल को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा था कि जीरो पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है और नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर, और इसको पढ़ते पढ़ते हमने एक नई चीज डिस्कवर की थी जिसका नाम था स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप आपको वो चीज समझ में आई होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था गाइस? ये वो नेगेटिव पोटेंशियल था जिस पॉइंट पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, उसको हमने ग्राफिकली भी देखा था कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पॉइंट पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मींस आपका जो माइक्रोमीटर है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वो आपको 0 डिफ्लेक्शन शो करता। तो चलिए उसी सीक्वेंस में मैं यहां पर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन किस तरह से करेंगे उसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, देखिए बोर्ड पर हमने यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट, इसको देखिए नेगेटिव पोटेंशियल और इसको वी नॉट से डिनोट करेंगे हम। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं गाइस वी नॉट से। तो द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट गिवन टू प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। क्लियर है, क्या है इसका मीनिंग कि वो नेगेटिव पोटेंशियल, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो प्लेट ए को दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, जहां पर क्या होगा हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। कट ऑफ वोल्टेज किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। ये इसकी पहली एक बेसिक मेजर डेफिनेशन हो जाएगी गाइस। देखिए जरा इसे, ठीक है, ये इसकी मेजर पहली डेफिनेशन हो जाएगी। और देखिए सेकंड लाइन में एक डेफिनेशन इसकी और बनती है। कैसे बनती है उसको मैं समझाता हूं आपको, उसके बाद में हम चलेंगे इसके ऊपर रीड करना। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। जैसे जैसे हम प्लेट ए का नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम प्लेट ए का नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट सी से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर प्लेट ए का नेगेटिव पोटेंशियल क्या करता है, वर्क करता है। क्या करता है, वर्क करता है। वर्क करने का मतलब क्या, वो उनको रिपेल करता है। जब आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस पर वर्क कर रहे हैं। तो प्लेट ए का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो भी क्या करता है, वो उसकी तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। रिपेल करने का मतलब क्या, कुछ फोर्स लगाता है और उसे अपनी जगह से डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है। इसका मतलब बेसिकली क्या कि वो उस पर वर्क करता है। वर्क की डेफिनेशन जानते हो आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, तो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल का काम क्या होता है कि वो आने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स पर, प्लेट सी से प्लेट ए की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क परफॉर्म करता है, नेगेटिव वर्क, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। और जिस कंडीशन पर, जिस केस में हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाती है, इसका मतलब क्या कि प्लेट सी से प्लेट ए की तरफ आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपेल हो चुके हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बात की थी कि प्लेट सी से जब प्लेट ए की तरफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होकर के आ रहे होते हैं तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है ना। किसी के पास में एनर्जी ज्यादा होती है, किसी के पास एनर्जी कम होती है। तो इनमें से क्या होता है कि जिनके पास एनर्जी कम होती है वो तो लो नेगेटिव पोटेंशियल पर ही रुक जाते हैं, बट जिनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है वो आगे तक बढ़ते हैं और उनको रोकने के लिए आपको पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है नेगेटिव वे में। तो इंक्रीज करते करते जिस कंडीशन पर, जिस पॉइंट पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 होती है, इसका मतलब क्या कि उस पॉइंट पर जो सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो प्लेट सी से प्लेट ए की तरफ बढ़ रहा है वो भी वहां पर रिपल्शन को एक्सेप्ट कर रहा है या रिपल्शन को ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर है, नेगेटिव प्लेट ए जो है वो उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन पर भी क्या कर रही है, नेगेटिव वर्क डन परफॉर्म कर रही है और वर्क डन परफॉर्म करते करते वो उसे रोक देती है। बात समझ में आई आपको? क्लियर है, तो इसी से हमारी नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन बनेगी। क्लियर,
नेगेटिव पोटेंशियल पर क्या होगा गाइस, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन होगा आपका, वो भी नेगेटिव वर्क एक्सपीरियंस करेगा। वो प्लेट सी से प्लेट ए की तरफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर इस नेगेटिव पोटेंशियल पर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से प्लेट ए की तरफ आ जाएगा तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी जीरो नहीं होगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपल्शन ऑब्जर्व कर रहा है या नेगेटिव वर्क डन एक्सपीरियंस कर रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड। क्लियर? तो ये चीज, इससे हमारी जो है नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, तो और दैट नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सपीरियंस इज अ रिपल्सिव वर्क ऑन इट। क्या एक्सपीरियंस करता है? रिपल्सिव वर्क ऑन इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। वो नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या एक्सपीरियंस करता है? रिपल्शन या नेगेटिव वर्क एक्सपीरियंस करता है, उस पोटेंशियल को ही हम क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस डेफिनेशन से हमारे पास में एक रिलेशन आता है जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा आपको, आगे कुछ डेरिवेशंस में भी हेल्प करेगा, उसको समझे। इस डेफिनेशन से हमारे पास में एक रिलेशन आता है जो कि क्या होता है, देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करेंगे के मैक्स। किससे? के मैक्स, जो कि क्या होगी? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। देखिए, मास तो सबका इलेक्ट्रॉन का सेम ही होगा, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी का ही होगा। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे डिनोट करूंगा? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। वी मैक्स इज व्हाट? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बट एट स्टॉपिंग पोटेंशियल ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? ई वी नॉट के इक्वल होगी गाइस। किसके इक्वल होगी? ई वी नॉट। वेयर ई वी नॉट इज व्हाट? हमने नीचे लिख रखा है, ई वी नॉट क्या है? वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितनी ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इधर से आप लग रही होगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ही वर्क यहां से कौन लगाएगा? प्लेट ए का नेगेटिव पोटेंशियल लगाएगा, और उस वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई वी नॉट हो जाएगी। जानते हैं आप ई वी नॉट कैसे? वर्क का फॉर्मूला कहां से? पोटेंशियल वाले केस में से। देखिए, वी क्या होता है? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल का फॉर्मूला, और यहां से डब्ल्यू क्या हो गया? क्यू इंटू वी। बात समझ आ रही है आपको? डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू इंटू वी। यहां पर कौन सा चार्ज है जिस पर वर्क हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। और कितने पोटेंशियल से वर्क हो रहा है? वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी ई वी नॉट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है? तो यहां पर ये रिलेशन बनेगा एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये रिलेशन हमेशा कहां काम आएगा? सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ही अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव वर्क डन बाय द प्लेट ए, विच इज इक्वल टू ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई वी नॉट इज वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा, एकदम से क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है मेरी बात आपको यहां तक? ठीक है, देखिए, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ और ग्राफिकल रिलेशन बताता हूं इसके बीच में। ठीक है, इसको नोट कीजिए प्लीज। तो आई होप आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहां पर एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? आप प्लीज इसको पॉज करके और डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। ये नोट्स आपके ओवरऑल हर एग्जाम में काम आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोर्ड पर्सपेक्टिव से, उसके बाद में जेई, नीट और ठीक है मेन्स और एडवांस पर्सपेक्टिव से। क्लियर है गाइज? चलिए, तो मैं इस डेफिनेशन को अब यहां से हटा रहा हूं और एक रिलेशन बताता हूं आपको। देखिए, छोटा सा, हालांकि मैं इसको आगे भी बता सकता था, लेकिन यहां बता देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसके साथ में हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन वो भी कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड ऑब्जर्वेशन कंप्लीट है आपका यहां पर। चलिए, यहां पर क्या है? रिलेशन या फिर एक ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन के मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। के मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। वी नॉट के मैक्स क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स जो प्लेट सी से प्लेट ए की तरफ जा रहे हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में हमें क्या करना है? ग्राफिकल रिलेशन देखना है। क्या देखना है? ग्राफिकल रिलेशन देखना है। तो कैसे देखेंगे ग्राफिकल रिलेशन?
देखिए अगर के मैक्स इज इक्वल्स टू ईवी नॉट आया था हमारे पास, ये रिलेशन आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, के मैक्स इक्वल्स टू ईवी नॉट, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब के मैक्स जो होगा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी नॉट के। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, के मैक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, वी नॉट के, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। माने जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको उतनी ही ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखिए जितनी ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर कोई 5 या 10 साल का बच्चा आपसे झगड़ने आ रहा हो, 5-10 साल का बच्चा अगर आपसे झगड़ने आ रहा हो तो उसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा डांटेंगे या फिर एक थप्पड़ लगा देंगे तो चला जाएगा, तो वो रिपेयर हो गया इजिली। लेकिन अगर फिर वही 5-10 साल का बच्चा अपने पापा को, अपने मामा को, अपने चाचा को आपकी तरफ ले आता है, आपसे झगड़ा करने ले आता है, तो मुझे बताइए क्या वही वर्क एफिशिएंट होगा उस एनर्जी को रिपेयर करने के लिए? नहीं होगा। आपको भी अपना वर्क बढ़ाना पड़ेगा उस पर, रिपल्शन वर्क, है ना। आपको भी अपने पापा, मामा, दोस्त सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मुकाबला तो करना है, उसको रिपेल तो करना है। अगर वो आ गया तो भाई साहब मारपीट देगा, मामला खराब हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है, और वो कैसे बढ़ेगी वो भी हम देखेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कुछ और ज्यादा हाई नेगेटिव पोटेंशियल पर जाकर के जीरो होगा। क्लियर? तो उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बन रहा है यहां पर, और अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ ये बन जाएगा आपका इस तरह से। क्लियर है? ये बन जाएगा, ये हो गया के मैक्स काइनेटिक एनर्जी के एक्सेस, और ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल के एक्सेस। के मैक्स और वी नॉट के बीच में ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा गाइस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, रिलेशन देख रहे हैं आप, कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए प्लीज। चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया। एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, इस चैप्टर में ग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर अभी आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि ग्राफिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत पूछे जाते हैं। ग्राफिकल रिलेशंस, ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको रिलेशंस अच्छे से समझ में आने चाहिए, ग्राफ अच्छे से समझ में आने चाहिए, किस किस के बीच में, किस किस तरह से, कौन कौन सी क्वांटिटीज के बीच में हम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे से देखना आपको ये चीज, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपको यहां से रिलेशन समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन किस तरह से होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैंने यहां पर लगा रखा है, नेक्स्ट मैंने देखिए एक रिलेशन और बताता हूं आपको। देखिए एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या लिखा हुआ है मैंने, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से बाहर आए हैं। इनकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल में होती है, देखिए इसकी एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल, एनर्जी ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, स्ट्राइक कर रही होगी माइंड में, कैसे भैया, जितनी एनर्जी फोटोन लेकर आएगा उतनी ही तो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए और ट्रेवल करने के लिए एनर्जी जो है वो कहां से मिलेगी, वो उस फोटोन से मिलेगी जो रेडिएशन के साथ में आ रहा है ना। हमने पढ़ा था कि फोटोन इलेक्ट्रॉन के बीच में परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। तो उस परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में ही क्या होता है कि फोटोन अपनी सारी कंप्लीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को लेकर के बाहर आता है। उसमें से कुछ पार्ट वो वर्क फंक्शन में खत्म कर देता है और बाकी बची एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है उसके पास में, है ना। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एनर्जी ऑफ फोटोन के। तो इधर देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम भी होगी तो वो भी एनर्जी ऑफ फोटोन के ही प्रोपोर्शनल में होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एच न्यू, वेयर एच न्यू इज व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटोन, एच इज कांस्टेंट, देयरफॉर के मैक्स को मैं कह सकता हूं ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, या इस पर इक्वल टू का साइन लगाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनल ठीक है। K max is proportional to nu. Nu is what? Frequency of radiation. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर। Therefore, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है और काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी डिपेंड कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या ये रिलेशन बनाया जा सकता है हमारे पास में, K max प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल।
क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको, जो मैंने यहां तक बोला है? देखिए जरा, क्लियर है? यही जो मैंने लिखा है ना गाइस, ध्यान रखिएगा, यही हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है। क्या है? थर्ड ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको यहां बातों बातों में हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्लियर करवा दिया है, अगर ये चीज समझ में आई हो। क्या? कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब हम बात करेंगे कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? जितनी ज्यादा समझें, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे, किसकी? लाइट रेडिएशन की। फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज करेंगे बता दूंगा मैं भी आपको, वेवलेंथ चेंज करके। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वेवलेंथ को कैसे चेंज किया जा सकता है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट यूज करके, पता होगा आपको, है ना? डिफरेंट डिफरेंट रेड से लेकर के वॉयलेट, जो विबिग्योर होता है ना, विजिबल लाइट में स्पेक्ट्रम होता है विबिग्योर, ब्लू, इंडिगो, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स होते हैं। इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, अगर आपने पढ़ा हो तो। कुछ 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम, या फिर राउंड ऑफ में बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो हर कलर की लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है। इसका मतलब अगर हर कलर की लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होगी तो हर कलर लाइट की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, क्योंकि स्पीड सबकी कांस्टेंट होती है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, रिलेशन पढ़ा है ना? तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा से न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और लैम्डा डिक्रीज होगा तो लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और लैम्डा डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स यूज करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं? वेरिएट कर सकते हैं बाय कीपिंग इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, अगर मैं सोर्स और प्लेट के बीच का डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरी इंटेंसिटी कांस्टेंट। अगर मैं पोटेंशियल वोल्टेज वेरी नहीं कर रहा हूं प्लेट्स के बीच का, तो मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट। बट अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट यूज कर रहा हूं, इसका मतलब इस केस में क्या चीज वेरी हो रही है? ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को वेरी करता हूं तो क्या क्या चीजें वेरी होनी चाहिए गाइस? ये चीज अब आपको समझ में आई होगी। देखिए जरा, क्या क्या चीजें वेरी हो सकती है। देखिए, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो देखिए, स्टार्ट से चलते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं। अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूं h न्यू, ठीक है, तो फोटोन के पास में क्या होगी? एनर्जी ज्यादा होगी। न्यू इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली फोटोन की एनर्जी ज्यादा। अब जब ये हाई एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा। बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा। और कौन सी एनर्जी? भैया, वर्क फंक्शन तो सबका सेम है, क्योंकि वर्क फंक्शन नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो वर्क फंक्शन तो है जो सबका सेम है, तो वर्क फंक्शन तो सबने बराबर खर्च कर दिया, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन था उसके पास में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बचेगी, जो सबसे नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है सरफेस के उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी बचेगी। लेकिन अगर ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये काइनेटिक एनर्जी भी तो ज्यादा होगी पहले के केस के कंपैरेटिवली। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ठीक है ना? तो अगर ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। और अगर बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी गाइस, तो फिर क्या होगा? क्या तो फिर हमारे नेगेटिव पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अभी हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भैया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, एनर्जी इंक्रीज कर दी मैंने, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनको रोकने के लिए पोटेंशियल का वर्क जो होगा वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा। कांस्टेंट थोड़ी रहेगा पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या ये चीज आपको चमकी? भैया, सारे सीक्वेंस मतलब सारे क्वांटिटीज के रिलेशन आपस में लिंक करो। जब तक लिंक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और अगर एक बार समझ में आ गया तो भैया जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को। ध्यान रखिएगा, बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट है। फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हुई, फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई तो इसका मतलब उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई। और अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी गाइस। तो चलिए, आप यहां तक आपने नोट कर लिया है। मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करके और दोबारा से थर्ड ऑब्जर्वेशन की यहां हेडिंग लगा देता हूं और उसके कुछ पॉइंट्स अपन नोट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, ओके, यहां तक देख लीजिए। ओके गाइस, स्टूडेंट्स, देखिए, फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशन हमारे क्लियर हैं। काफी कुछ चीजें हम जान चुके हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन का भी एक ब्रीफ हमने ले लिया था।
कुछ देर पहले। और अब हम दोबारा से प्रॉपरली आते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन पर, जो कि लास्ट ऑब्जर्वेशन है आपके फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का। यहां पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप या एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम इसको वेरी करते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारा मोटो जो है वो ये है। ठीक मतलब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है। वो रखी जा सकती है कैसे, डिस्टेंस को कांस्टेंट रख के बिटवीन सोर्स एंड मेटल प्लेट। दूसरी चीज पोटेंशियल कांस्टेंट रखना है, वो कांस्टेंट रखा जा सकता है। ठीक है, बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेटल प्लेट्स ए एंड सी। क्लियर है। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को वेरी कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को वेरी कैसे करेंगे आप, मैंने बताया आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट यूज करेंगे तो आपकी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस, ठीक है, उससे रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। सीधे सीधे उन पॉइंट से हम समझते हैं चीजों को कि क्या होगा। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले टेक द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट ऑफ सेम इंटेंसिटी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन लेते हैं, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करवाते हैं मेटल प्लेट पर, लेकिन उन सारी लाइट्स की जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी जा सकती है। क्लियर। तो पहली चीज क्या, पहली चीज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसीज। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग होगी। समझ में आ गई बात आपको, ये चीज पहले समझ में आ चुकी होगी। कैसे, क्या जैसे जैसे आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं रेडिएशन की, तो बाहर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो फिर उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। वही चीज अगर आप डिक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। कौन चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है गाइस। कौन चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ओके, चलिए बी पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हायर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आप यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी, आपके नेगेटिव पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव आएगी, है ना। नेगेटिव इंक्रीज होगी तो ज्यादा नेगेटिव आएगी। क्लियर। सी पॉइंट, एट मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको गाइस कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। क्यों होगी, इसका भी मैंने आपको रीजन दिया था स्टार्ट में। क्या कि देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे बिलो फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अगर आपके रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो क्या होगा, वो सिर्फ इतनी ही एनर्जी दे पाएगी इलेक्ट्रॉन्स को कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल पाए, वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकल पाए। लेकिन उस केस में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी। अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व नहीं होगा आपको। करंट क्यों नहीं ऑब्जर्व होगा आपको, क्योंकि वो के पास में इतनी एनर्जी नहीं है। देखो थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिखा था हमने, एच न्यू नॉट, मतलब अगर न्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी मिल रही है उनको, वर्क फंक्शन के बराबर। इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी मिलेगी और सिर्फ उनके पास में यही कैपेबिलिटी होगी कि वो मेटल सरफेस से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो प्लेट सी से प्लेट ए तक नहीं जा सकते। अब इसका मतलब अगर वो प्लेट सी से प्लेट ए तक ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको रोकने के लिए आपको कोई वर्क अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा गाइस, जीरो रहेगा। और जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, अच्छे से ध्यान से, ठीक है, ईयरफोन लगा करके कानों में शांति से बैठ करके एक जगह और मेरा लेक्चर सुनिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ये मेरा वादा है आपसे। आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा गाइस, अगर फिर भी डाउट आएगा तो हम मिलकर के इसको सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की कि अगर आप इन कंसेप्ट को अच्छे से, ठीक है, अडॉप्ट करेंगे तो आपको इन चैप्टर्स में और आगे आने वाले किसी भी चैप्टर्स में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी तरह का कंफ्यूजन या डाउट नहीं आएगा।
क्लियर है? तो चलिए, तो एट मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0. नेक्स्ट पॉइंट, हायर द वर्क फंक्शन फॉर फोटोसेंसिटिव मटेरियल ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये भी आप समझ गए होंगे क्योंकि वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है h न्यू नॉट. इसका मतलब वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट. जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा मटेरियल सरफेस का, उसके लिए मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है. देख लीजिए, बात आ गई आपके समझ में. उसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा उतनी ही ज्यादा होती है. तो ये आपका लेखा जोखा हो जाएगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का. ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूं बाय कीपिंग इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट. पोटेंशियल को और इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और सिर्फ क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, तो उससे दो चीजों में वेरिएशन आएगा. पहली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगी. दूसरी चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, तो साथ ही साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. तो दो चीजों पर यहां पर वेरिएशन आएगा. अगर हम फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं तो एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरी होंगे और दूसरी चीज स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वेरी होगा. लेकिन फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या? यहां पे एक चीज तो हमने बात ही नहीं की कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा. मेरा जो माइक्रोमीटर है उसकी रीडिंग का क्या, उसकी तरफ हमारा ध्यान गया क्या? तो आइए उसकी तरफ ध्यान दे लेते हैं. ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं बाय कीपिंग इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी. इंटेंसिटी और पोटेंशियल को हमने छेड़ा भी नहीं है. तो क्या होगा, क्या आपकी करंट इंक्रीज होगी क्या? नहीं गाइस, आपकी करंट इंक्रीज नहीं होगी. इस बात को गांठ बांध लीजिए. फ्रीक्वेंसी वेरी करने से, ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी वेरी करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी नहीं करती. क्यों नहीं करती? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो भैया हमने पहले ऑब्जर्वेशन में देख लिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ भी बनाया था. तो अगर इंटेंसिटी पर प्रोपोर्शनल कर रही है और इंटेंसिटी को हमने यहां पर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो आपकी फोटोइलेक्ट्रिक करंट कभी इंक्रीज नहीं होगी. मेक इट क्लियर, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के इंडिपेंडेंट होगी. सिर्फ क्या चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल. मेक इट क्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा. फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स अनवेरिएट. क्लियर है? यह आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा. ये जितने भी ऑब्जर्वेशन थे इनको अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एज अ लॉ की फॉर्म में लिख लेंगे, जिसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जितने भी ऑब्जर्वेशन अभी हमने पढ़े ना, समझे ना, इन्हीं को हम आगे लिख देते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बिकॉज लॉज क्या होते हैं? लॉज जो आपकी स्टडी, जो आपके ऑब्जर्वेशन, जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनमें से जो रिजल्ट आता है आपके पास में, उसको आप लॉ की फॉर्म में लिख देते हैं कि भैया ऐसा करने से ये होगा, ये लॉ है, दैट्स इट. समझ में आई बात? तो उसको, इसी को हम बोलेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखिएगा गाइस, अगर आपने ऑब्जर्वेशन अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आपको लॉज चुटकियों में याद हो जाएंगे, आप खुद ही लिख पाएंगे उसको. देखिएगा, ठीक है. तो चलिए इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको कुछ जल्दी से ग्राफिकल रिलेशंस बता देता हूं, इंपॉर्टेंट कि किस तरह से ग्राफ्स बना जाएंगे इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में. रिलेशन तो हमने देख लिया, फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी का, पोटेंशियल का, करंट का रिलेशन हमने देख लिए. इन रिलेशंस को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा करेंगे. प्लीज इसको नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है. चलिए, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर हो गया, आपने उसको नोट भी कर लिया, ठीक है. अब देखिए कुछ रिलेशन की बात करते हैं हम. पहला ग्राफिकल रिलेशन जो है वो है, देखिए किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफिकल रिलेशन अगर हम बनाएं तो कैसा होगा. वो रिलेशन कुछ इस तरह से होगा गाइस. ये एक्सिस जो है आपकी, ये फ्रीक्वेंसी की एक्सिस हो गई न्यू, और ये वाई एक्सिस जो है ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सिस हो जाएगी के मैक्स. क्लियर है? लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा. ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं होगा, बिकॉज देखिए ये जो पॉइंट होगा यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो,
उसके बाद चलिए मैंने इनिशियली थोड़ी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तक हमारे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच जाती, तब तक क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे क्या? या बाहर आकर के प्लेट सी से प्लेट ए तक मूव करना चाहेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और अगर वो मूव नहीं कर पाएंगे तो उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी गाइस। क्लियर है? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सेंस लगा करके, थोड़ा सा सेंस यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज 0। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, हमारे फोटोन इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी लीनियरली इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिए यही चीज, यही रिलेशन यहां पर भी लागू होता है। किस किस के बीच में? रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में अगर रिलेशन में ड्रॉ करता हूं तो कैसा हो? तो देखिए अगेन, ओरिजिन पर फ्रीक्वेंसी भी 0, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0, लेकिन जब तक मैं अगेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच जाता, क्लियर, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल की कोई वैल्यू होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आया भैया, कुछ कहानी नहीं शुरू हुई है। अरे कोई रोकने ही नहीं आ रहा, कोई थप्पड़ मारने नहीं आ रहा मुझे, तो मैं क्यों लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ में खड़ा रखूं कि भैया मेरा साथ देना, मेरी लड़ाई होने वाली है। अरे फाइट होगी कहां से? कोई सामने आए तो ठीक है, डोंट माइंड, ठीक है, जस्ट ह्यूमर थोड़ा सा। तो यहां पर क्या होगा, जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक हम नहीं पहुंचेंगे, आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज या बिल्कुल होगी ही नहीं, 0 होगी। और अगेन वही चीज आफ्टर स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर है, आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस लीनियरली। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में यही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशंस होंगे, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसका रीजन आपके सामने है गाइस। समझ में आएगा आपको? क्लियर? अगर समझ में आएगा तो दोबारा से फटाफट नोट कीजिए, और कुछ और रिलेशंस देखते हैं हम यहां पर, नोट करें प्लीज। चलिए देखिए एक रिलेशन अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या? रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट मेटल सरफेस। किसके लिए? डिफरेंट मेटल सरफेस। क्लियर? अलग अलग मेटल सरफेस के लिए अगर मैं एक ही ग्राफ बनाना चाहूं बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो किस तरह से बनेगा? अब आप जानते हैं कि अलग अलग मेटल सरफेस होगा तो क्या होगा, उन मेटल सरफेसेस का वर्क फंक्शन अलग अलग हो सकता है। हमने बात की है, जैसे सीजियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, जिंक, मेटल, आयरन, स्टील, सबके वर्क फंक्शन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज में होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होंगे गाइस, तो क्या उनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी अलग अलग होंगी? बिल्कुल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी अलग अलग होंगी। जिस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ही हायर होगी। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लेट ए, बी एंड सी आर मेटल सरफेसेस। मान के चलिए 3 मेटल सरफेसेस है हमारे पास, ए, बी एंड सी। फाइ नॉट ऑफ ए या फिर फाइ नॉट ऑफ सी इज ग्रेटर देन फाइ नॉट ऑफ डी इज ग्रेटर देन फाइ नॉट ऑफ, सॉरी, बी इज ग्रेटर देन फाइ नॉट ऑफ ए। मैं ये मान के चल रहा हूं लेट कि सी का जो वर्क फंक्शन है वो बी से ज्यादा है, बी का वर्क फंक्शन जो है वो ए से ज्यादा है, मतलब सी का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि फाइ नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, पता है आपको, देयरफॉर फाइ नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट। देयरफॉर हम क्या कंक्लूड करेंगे यहां पे, दैट न्यू नॉट ऑफ सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन न्यू नॉट ऑफ बी एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन न्यू नॉट ऑफ ए। सी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी से ज्यादा होगी, बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा होगी। तो अब देखिए, अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होगा तो कैसे प्लॉट करूंगा? देखिए जल्दी से फटाफट, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ध्यान रखें। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो भैया रटने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का आंसर है, व्हाट एंड व्हाई। चले, तो अगर मैं देखिए तो सबसे पहले देखो न्यू ए सबसे कम है,
ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी का एक्सेस हो गया और ये वी नॉट का एक्सेस हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए? ए के लिए, मतलब ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहीं यहां होगी, न्यू ए, न्यू नॉट ए। उसके बाद बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बी, और अंत में सी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट सी। सी की सबसे ज्यादा होगी। और मैंने आपको क्या कहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का कर्व जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में इंक्रीज होगा। तो न्यू ए का कर्व जो है वो यहां से चलेगा, न्यू बी का कर्व यहां से चलेगा, और न्यू सी का कर्व यहां से चलेगा। इस तरह से तीनों के कर्व चले जाएंगे। आप इनको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस। क्लियर है? ये हो जाएगा न्यू नॉट ए, या ये हो जाएगा फॉर मेटल सरफेस ए, ये हो जाएगा मेटल सरफेस बी, और ये हो जाएगा फॉर मेटल सरफेस सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। थोड़ी सी स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा बना दिया है। आप इसको लीनियरली आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए सॉरी गाइस, प्लीज थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है। कोऑर्डिनेट कीजिएगा इसके लिए मेरे से। तो आप इसको लीनियरली एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये नीचे जाएगा, इधर ऐसे, ये ऐसे नीचे जाएगा, और ये तो इधर आ ही रहा है। ठीक है ना? तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन जिसका बड़ा होगा उसका ग्राफ उतना ही पीछे बनेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन कम होगा उसका ग्राफ उतना आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट मेटल सरफेसेस। प्लीज नोट करें इसको जल्दी से। चलिए देखिए, दो रिलेशन हम और देखेंगे, ग्राफिकल रिलेशन। पहला कौन सा है इस सीक्वेंस में? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। क्लियर है? मतलब मैंने कोई एक मेटल सरफेस लिया है, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, जो कि हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसके बीच में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कहां से करेंगे? सेकंड ऑब्जर्वेशन से। वो वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि इंटेंसिटी जो है लाइट की, साथ साथ पोटेंशियल तो वेरी कर रहा हूं, लेकिन इंटेंसिटी भी क्या कर रहा हूं? वेरी कर रहा हूं। क्लियर है? तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज की? देखिए, नॉर्मल IA, I1 की बात करता हूं। सपोज इसको लीनियरली करें तो ठीक रहेगा। यहां से करते हैं I1। ये तो हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, अगर मेरे रेडिएशन की इंटेंसिटी I1 है तो उसके लिए क्या होगा? कुछ मिनिमम करंट मिलेगा, उसके बाद पॉजिटिव में अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। पता है ना आपको? और अगर मैं नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? एक नेगेटिव पोटेंशियल पर V01, ये क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। तो V और I के बीच में करंट इस तरह से, ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है। क्या इंक्रीज कर दी गाइस? इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा? नेक्स्ट टाइम में मैं V और I के बीच में दोबारा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, लेकिन इस बार इंटेंसिटी को वेरी कर दिया। तो इंटेंसिटी को वेरी करने से क्या मेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगी? यस, इंक्रीज हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी से क्या होता है? करंट इंक्रीज होता है भैया। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? तो आपका क्या हो जाएगा? करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाया हमने, फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ा है, तो क्या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो इसके लिए वेरी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। यहां पर सिर्फ इंटेंसिटी को वेरी कर रहा हूं, तो इंटेंसिटी को वेरी करने से करंट वेरी होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा वेरी नहीं होगा। तो इस वे के लिए भी जब मैं नेगेटिव वे में पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यही आएगा जो पहले आया। समझ में आई बात? पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। अगर मैं और इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं इसकी, देखिए, तो इसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट भी बढ़ जाएगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। किस पर? I3 इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी बढ़ा दी, लेकिन अभी भी मैंने क्या किया है?
फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो दोबारा से जब मैं नेगेटिव साइड में जाऊंगा तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यही आएगा गाइस जो पहले आया था। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इस ग्राफ के बारे में समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। क्लियर है? यहां पर आपकी I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, इंटेंसिटी भी वेरी कर दी मैंने, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसी तरह से देख लेते हैं दोबारा से रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर मैं चेंज करता हूं, नाउ इंटेंसिटी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा देखिए, यह आपका पोटेंशियल डिफरेंस पीडी की एक्सिस, या आपकी करंट आई फोटोइलेक्ट्रिक करंट की एक्सिस। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे मान लीजिए कुछ इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ेगा, और जब इसको नेगेटिव में लेकर जाएंगे तो ये इस तरह से V0 0 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल देगा। यहां तक क्लियर है? यहां पे मान लीजिए जो मेरी लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ν1 है। कितनी है गाइस? ν1 है। अब मैं क्या करता हूं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देता हूं। एक यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं, ये ν1 है। अब मैंने लाइट की क्या कर दी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की। इंटेंसिटी कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन करंट वेरी नहीं होगी। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट रहेगी, तो यहां से यहां तक का ग्राफ अब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक का ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब आप नेगेटिव में जाएंगे तो क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी हो गई है तो नेगेटिव पोटेंशियल या पोटेंशियल जो है आपका वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इस टाइम में यहां पर आकर के क्या होगा, 0 होगा फॉर ν2। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो उसके प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो दोबारा से यहां तक चीज कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि आई कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट इंक्रीज नहीं होगी। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, करंट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहां से अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो फिर से और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, और ये हो गया V0 3। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर V और I का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वजह से सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट नहीं। और अगर आप डिफरेंट इंटेंसिटीज पर V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सिर्फ आपकी करंट बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझ में आने चाहिए। अगर आपको समझ में आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का ग्राफिकल क्वेश्चन कोई भी हो गाइस, आपसे कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। क्लियर है? आई होप इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? आज का लेक्चर हम यही फिनिश करेंगे। अपना प्यार सिग्मा क्लासेस जोधपुर के साथ में इसी तरह से बनाए रखिएगा। मैं आपका मेंटर लोकेश टोकेशिया आज के लिए आपसे विदा कर चाहता हूं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।